Hello students, once again I welcome you to this session of physics for class 12 students. In the last session we were discussing about electrostatics. So we will continue the same chapter, and now let us once again talk about Coulomb's law. What does Coulomb's law say? Coulomb's law क्या कहता है? चार्ल्स ऑगस्टा डी कूलम साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये लॉ दिया था जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉ है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन इसका आ सकता है, आता भी है। इसका वेटेज 2 मार्क्स टू 3 मार्क्स हो सकता है। तो डेफिनेशन आप देखिए, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट देयर इज a force of attraction or repulsion existing between two point charges which are placed in vacuum, and this force is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. एक बार फिर से मैं आपके सामने ये डेफिनेशन बोलूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज को आप जैसा भी चाहें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, टेक्निकल बात वही रहनी चाहिए। लॉ की जो इम्पोर्टेंस होता है, कि जो टेक्निकलिटी है, दैट शुड रिमेन द सेम। कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट, अब सुनिए ध्यान से, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन acting between two point charges placed in vacuum, which is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. ये देखें, these are the two charges Q1 and Q2 placed at a distance r in vacuum. The force acting between these two charges is directly proportional to the product of the magnitudes. Product of the magnitudes का मतलब Q1 into Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये रिलेशन बना अकॉर्डिंग टू कूलम। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट के आ जाता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको कंप्लीट फॉर्म जब कूलम ने दिया तो क्या बना? और F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है कंप्लीट फॉर्मूला कूलम्स लॉ का। यहां पर ये क्या है? दिस इज एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन जीरो ये भी कहते हैं कुछ लोग, ये भी सही बात है। ठीक है, ये है क्या? क्या दिखाता है यहां पर? तो ये बताता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ये बताता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखिए 8.854 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। ये देखें एप्सिलॉन नॉट, और इसके यूनिट बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएंगे। इसको आप हाइड कर दें
चार्ज का यूनिट कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, पर न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, और आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गए इसके यूनिट। तो एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू है। पाई आप जानते हैं, पाई क्या होता है, 3.14। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो बार बार आप 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 ऐसे करके आप कैलकुलेट करेंगे, तो दैट विल बिकम टीडीएस फॉर कैलकुलेशन, परेशानी आएगी आपको। तो इस पूरा जो एक्सप्रेशन है ये, इस पूरे की वैल्यू उन्होंने दे दी कैलकुलेट करके, तो डायरेक्टली वो वैल्यू यूज कर सकते हैं। वेयर ये के जो था, ये के क्या है, यही तो है 1/4 इसकी वैल्यू उन्होंने पूरे की दे दी है आपको। तो ये क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹, और इसके यूनिट बनाने हो तो एप्सिलॉन नॉट के जो यूनिट थे इनको पलट दें तो के बन जाते हैं। तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसके यूनिट हो। दिस इज कूलम्स लॉ। मैं समझता हूं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। इट इज वेरी इजी ऑल्सो टू रिमेंबर, टू लर्न। और इसको अगर ध्यान से देखें आप, वैसे भी इस तरह का एक्सप्रेशन आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि ये आपने क्लास 9th में इसी तरह का एक्सप्रेशन पढ़ा था। वो क्या था, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहां पर क्या था, फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा था। ये क्लास 9th में पढ़ा था आपने, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये याद करना भी आसान है आपके लिए। तो ये तो कूलम्स लॉ हुआ। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे कुछ वेरिएशन करें, तो एक क्वेश्चन बनेगा, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन रीजनिंग के फॉर्म में आता है एग्जाम में। व्हाट इज दैट क्वेश्चन नाउ, देखिए। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट on the force acting between two charges placed in a medium. What will be the effect of on the force acting between two charges placed in a medium? अगर यही दो चार्जेस जो वैक्यूम में रखे थे या एयर में रखते हैं, इनको किसी मीडियम में रख दें, जैसे तेल में रखते हैं, मतलब किसी मीडियम में रखते हैं, तो अगर उस मीडियम में रख दें तो जो फोर्स लग रही है दोनों चार्जेस के बीच में, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, ये सवाल पूछा गया है। दिस इज 1 मार्क रीजनिंग नाउ, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सोल्यूशन देखें। सिंस F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कहां पर है, वैक्यूम में। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, वैक्यूम के लिए है। अब चार्जेस को मीडियम में रख दें और हम कुछ सिंबल चेंज करेंगे मीडियम के लिए, मीडियम में जो फोर्स लगेगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम, मीडियम के प्रेजेंस में देखें
तो एफ एम कर देते इसको, और वहां पर जाके ये क्या था, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन वैक्यूम, है ना। तो ये तो मीडियम है, मीडियम में आपको लगाना है एप्सिलॉन केवल, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, वेयर एप्सिलॉन ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक, ये दो चीजें हो गई, आसान है। अब क्या करेंगे आप, ऑन डिवाइडिंग आप इनको डिवाइड कर दीजिए, तो एफ अपॉन एफ एम ये हो गया, या मैं एफ एम को ऊपर कर सकता हूं, एफ को नीचे कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहे तो। एफ एम अपॉन एफ ऐसा भी कह सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये था, डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए आया, ये कैंसिल हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या बना, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, या हम एफ अपॉन एफ एम कहें तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बना, ये भी कह सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको पहले लिखा था एफ अपॉन एफ एम, इससे हम डायरेक्ट एक रिजल्ट निकाल रहे हैं, इसलिए इसको इस तरह से लिखा है एफ अपॉन एफ एम। ठीक है, यहां हम इसको भी पलटते नहीं तो फिर वो एक ही बात है। तो एफ अपॉन एफ एम ये क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको कहते हैं कैपिटल के, और इसको एप्सिलॉन आर से लिखेंगे आप। क्या है ये, कैपिटल के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, या ये नहीं लिखना है तो एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर क्या कहेंगे फिर हम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, चाहे वो लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। तो हमें क्या मिला है रिजल्ट, एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, ये मिला आपको। इसको देखिए, देयरफॉर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, ये आया, आ गया। इसको हम यूज करने वाले हैं कहां, इसको प्लेस करिए इसमें, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अभी ये देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको शायद आपने नोट भी कर लिया होगा, समझ गए होंगे। तो आप लिखेंगे पुटिंग इन एफ एम, उसको उठा के इसमें रख दीजिए, देयरफॉर एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई, और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट के, ये लगाया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए आप रिजल्ट वहां से भी निकाल सकते हैं, मैं इसमें से आपको दिखा रहा हूं। ये रखा, अब इसको ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पोर्शन और ये क्या दिख रहा है, एफ एम इक्वल टू एफ, ये तो एफ है वैक्यूम वाला, अपॉन के रह गया है। ये यहां भी आप देखें, और एफ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन के, ये देखिए आप दिख रहा है, वहां भी डायरेक्ट दिख रहा है, और इसमें रख के भी मैंने बता दिया आपको कि अगर हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट के इसको रख देते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, ये वैक्यूम वाली फोर्स थी एफ अपॉन के, ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट आ गया है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या था,
what will be the effect on the force acting between two charges placed in a medium. तो क्या इफेक्ट आया? द फोर्स इन द मीडियम डिक्रीजेस. आंसर क्या आया? फोर्स डिक्रीजेस. आपके सामने जो ऑप्शन लिखे होंगे, अगर ये आपका एमसीक्यूज में आएगा क्वेश्चन, तो ऑप्शन देंगे 4, तो ऑप्शन ये जरूर दिखाई देगा उसमें, फोर्स डिक्रीजेस. एक ऑप्शन होगा फोर्स इंक्रीजेस, एक ऑप्शन होगा फोर्स रिमेन्स द सेम, एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज. ऐसे करके होंगे. तो आपको क्या मार्क करना है? फोर्स डिक्रीजेस. ये देखिए, एक्सेप्ट फॉर k इक्वल टू 1. k इक्वल टू 1 जो होता है, दैट इज फॉर एयर और वैक्यूम. वहां पर Fm इक्वल टू F हो जाता है. फॉर k इक्वल टू 1, एयर के लिए बात कर रहे हैं, अगर एयर और वैक्यूम इसके लिए बात करें तो k इक्वल टू 1 होता है. देयरफॉर Fm इक्वल टू F. ये केवल एयर और वैक्यूम के लिए. बाकी सभी केसेस में किसी भी मीडियम में अगर आपने चार्ज रख दिए तो फोर्स डिक्रीज होगा. तो आंसर क्या आएगा आपका? फोर्स डिक्रीज. तो मेरी समझ में सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. आई होप ऑल हैव अंडरस्टूड. और अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल की कोई शुरुआत करें. एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको कूलम्स लॉ को कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में, ये चीज भी अच्छे से समझ में आ जाएगी. ठीक है, बहुत मजेदार है. मैं समझता हूं सभी बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत इजीली इसको फॉलो कर रहे होंगे और समझ लेंगे जल्दी, मैं समझता हूं. तो अब हम लोग शुरू करेंगे. क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड. क्वेश्चन है. अब देखिए, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ये सेशन बताया था आपको इसी से रिलेटेड, तो वहां पर Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब बताया था, तो इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया था. तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग इसके ऊपर कर लें, फिर एक हम लोग कूलम्स लॉ पर कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा, है ना. तो क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं आपको. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर. अब देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स must be removed from a conductor. ये क्वेश्चन है. देखते हैं कितने बच्चे इसको जल्दी से कर लेते हैं. so that it acquires a charge of, so that it acquires a charge of 3.5 नैनो कूलम. ये है क्वेश्चन आपका. सब बच्चे एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लें. समझ में आ गया? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ 3.5 नैनो कूलम. मैंने आपको बताया था यूनिट्स ऑफ चार्ज. ऐसा यूनिट क्या था? कूलम. ये ऐसा यूनिट है. सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होता है. स्टैट कूलम और ईएसयू ऑफ चार्ज कहते हैं इसको, ईएसयू. ठीक है, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 स्टैट कूलम होते हैं. इस बात को याद रखना है.
ठीक है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स जो भी आप करेंगे सब में आपको जो यूनिट आएंगे सामने, मिली कूलम, ये मिली है, मिली, ठीक है। 1 मिली कूलम इक्वल टू 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो, ये माइक्रो का निशान 10⁻⁶ कूलम के बराबर होता है। 1 नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। 1 पीको कूलम 10⁻12 कूलम के बराबर होता है। ये यूनिट्स को ध्यान से आप लिख लीजिए, देख लीजिए, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, जिससे आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो हम लोग इस पर बढ़े आगे। How many electrons must be removed from a conductor so that it acquires a charge of 3.5 nanocoulomb? तो how many electrons का मतलब Q इक्वल टू Ne, सीधा ये लगा दीजिए, तो N निकालना है आपको, तो N इक्वल टू Q अपॉन E, सिंपल। वो कह रहा है चार्ज कितना आ जाना चाहिए, चार्ज 3.5 नैनोकूलम, यानी 3.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर का चार्ज आ जाए किसी कंडक्टर पर। इसमें से हम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालें जिससे इसके ऊपर इतना चार्ज आ जाए। तो n इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁹, ये देखिए, डिवाइडेड बाय ये क्या है, स्मॉल ई, 1.6 इंटू 10⁻⁹ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है। तो आंसर आपका आएगा 2.1875, निकालिए, इंटू 10⁻10, ये आपका आंसर है। देखिए, चेक करिए सब बच्चे, सॉल्व कर लें। ये देखिए, ये कट गया, -19 है, -9 है, -10 ऊपर जाके +10 हो गया, 16 2 32, जानते हैं ना आप, 2.1875 ये आएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ बच्चे नोट कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल कूलम लॉ पर ले रहे हैं, एक न्यूमेरिकल कूलम लॉ पर हो जाए। इसको मैं रब कर सकता हूं, सब बच्चों ने समझ भी लिया होगा, लिख लिया होगा, बहुत आसान है। अब जल्दी से एक न्यूमेरिकल हम कूलम लॉ का लेंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन देखिए अब, if the distance between two equal point charges is doubled and their individual charges are also doubled, then what will be, बताइए क्या पूछेगा वो, what will be the force between them, मतलब फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए इसको ध्यान से, सॉल्यूशन, बच्चे सब सवाल समझ गए होंगे। क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड
and their individual charges are also doubled, then what will be the new force between them, or what will be the force between them? फोर्स पर क्या असर पड़ेगा? तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है चार्जेस इक्वल है, अगर इक्वल होते तो ये Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होता, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि if the distance between 2 point charges is doubled, R मतलब डबल कर दिया और चार्जेस भी डबल कर दिए, नाउ जो आपका Q था या Q1 कह सकते हैं, ये 2Q हो गया है, Q2 भी 2Q, डबल हो गए चार्जेस, और R जो है ये 2R हो गया। तो F डैश नई फोर्स जो होगी वो कितना होना चाहिए? 2Q इंटू 2Q अपॉन 2R का स्क्वायर, यही होना चाहिए। भाई उसने क्या कहा कि चार्ज जो थे वो डबल कर दिए। ये देखिए Q1 क्या था, पहले तो Q था, अब ये 2Q हो गया है ना, Q2 भी 2Q हो गया है, Q1 नहीं, ये देखिए Q1 2Q, Q2 2Q, पहले तो Q थे ना, वो इक्वल चार्जेस हैं, लेकिन उनको डबल कर दिया गया है, तो पहला चार्ज भी 2Q, दूसरा भी 2Q, और उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो भी डबल कर दिया गया है, तो R की जगह वो 2R कर दिया गया है। तो बताओ फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आपने नई फोर्स निकाली जब F डैश, तो ये कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो क्या है 4Q स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, ये दिख रहा है, 4 कैंसिल आउट, F डैश क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये देखिए ये तो F डैश F के बराबर आ गई है, हेंस दिस इज योर आंसर, फोर्स रिमेन्स द सेम। आपका आंसर क्या बना? फोर्स रिमेन्स द सेम। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन भी देखो कितना आसान है, सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिजिक्स में इंटरेस्ट लेंगे देन डेफिनेटली यू विल एंजॉय, इतना मजा आता है, एक एक क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से करना है। फिजिक्स में जीतना अगर है आपको, कहते हैं ना कि फिजिक्स तो पूरा प्योर टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसको समझने के लिए, इसको जीतने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टूल कौन सा होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए विचार, यानी इमेजिनेशन। जिसका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है वही साइंटिस्ट बनते हैं। घटनाएं जो घट रही हैं, इवेंट्स विच आर अकरिंग इन दिस यूनिवर्स, व्हाई इज इट हैपनिंग, आपको वो सोच अपनी बनानी पड़ेगी, तब जाके आप किसी कारण का पता लगा सकते हैं। इंपैक्ट हुआ किसी भी चीज का, कोई एक पत्थर टकराता है किसी दीवार से, कितना इंपैक्ट हुआ, हाथ में लगा कितना इंपैक्ट हुआ, क्या चीज थी, साइंटिस्ट ने कितना सोचा होगा। जब वो न्यूटन सेकेंड लॉ या फर्स्ट लॉ या थर्ड लॉ बना रहे होंगे तो उसमें क्या सोचा होगा। तो आपको सोच चाहिए, जिसके पास सोच है, जो विचार कर सकता है, विचारशील है, वही फिजिक्स को पूरी तरह से समझ सकता है। और मुझे विश्वास है कि बच्चे जो हैं सोचना शुरू करें, उसके बाद देखिए आप, यू कैन मेक वंडर, देयर इज नो डाउट इन इट। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक बोलेंगे, उसका एक डेफिनेशन बोलेंगे, फॉर्मूला बोलेंगे, और उसके ऊपर आप क्वेश्चन शुरू करेंगे, कूलम्स लॉ पर न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, और आपको बता दें कि ये चैप्टर खत्म होने में कूलम्स लॉ और अब आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके पास कितने होने चाहिए, क्योंकि हाथ जो होता है, हाथ को लिखने का जब तक आप हार्ड प्रैक्टिस नहीं लोगे, इसको आदत पड़ जाएगी अपने आप। जैसे मैथ्स में हम लोग
इतने क्वेश्चंस करते हैं ना, कैलकुलस किया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के सैकड़ों हजारों सवाल जब हम सॉल्व करते हैं तो इस हाथ को आदत पड़ जाती है, ऑटोमेटिकली चलेगा। देयर विल बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड रिफ्लेक्सेस, मींस ये हैंड ऑटोमेटिकली आपका रन करेगा, अपने आप होगा ऐसा। तो इसके लिए आदत डालनी पड़ेगी आपको। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मींस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेंगे। अभी यहाँ पर अगर मैं शुरू कर दूंगा तो ये वीडियो कम से कम 3 घंटे का बनेगा। अगर मैंने आपको वैरायटी में बताना शुरू कर दूंगा क्वेश्चंस की और सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा। तो मैं आपको छोटे छोटे इसीलिए लगभग आधा घंटे के वीडियोस बना बना के आपको बता भी सकता हूँ। लाइव क्लासेस में हम लोग आगे चल के जुड़ेंगे भी कुछ समय के बाद, फिर आपको मैं सामने लाइव क्लासेस में तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा ही, बट आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोस फॉर यू सो दैट यू कैन सिट एंड see the video and understand how the concepts have been made very clear like water। ठीक है, तो अब आप इसके बाद लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। What does principle of superposition say? Principle of superposition क्या कहता है? ये एक पॉइंट है P एंड देयर आर चार्जेस Q1, ये प्लस Q1 है सपोज, है ना। यहां पर एक चार्ज है माइनस Q2, एक और चार्ज रख सकते हैं आप, यहां पर प्लस Q3 है, और भी चार्जेस हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? द रिजल्टेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द रिजल्टेंट फोर्स acting at a point due to a number of charges present in the vicinity। vicinity का मतलब होता है सराउंडिंग एरिया, ठीक है। फिर से बोलें, vicinity, इस शब्द को याद रखिएगा, अच्छा शब्द साइंटिस्ट ने यूज किया। vicinity मीन्स एरिया अराउंड। तो क्या कहते हैं? द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट due to the number of charges present in the vicinity is given by the vector sum of the individual forces acting at this point due to the given charges। यानी इस पर जो नेट फोर्स एक्ट होगी वेक्टर F, that will be given by vector F1 plus vector F2 plus vector F3 and so on like that। This is the principle of superposition। When marking the forces, forces का जब आप निशान लगाएंगे, मार्क करेंगे, तो आपको याद रखना है कि प्लस चार्ज जो होता है इसकी ड्राइविंग फोर्स होती है, ड्राइविंग फोर्स फॉरवर्ड। इसका निशान जब लगाएंगे तो ड्राइविंग फोर्स फॉरवर्ड लगती है, और नेगेटिव चार्ज जो होगा इसमें टुवर्ड्स द चार्ज। ये अट्रैक्टिव है ना, टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये निशान को आपको याद रखना है। तो जैसे ये प्लस Q1 है, इसकी वजह से देखें ये लाइन ज्वाइनिंग दिस चार्ज टू दिस पॉइंट, तो फोर्स काम क्या कर रही होगी? तो फोर्स का डायरेक्शन ये आया, दिस इज वेक्टर F1 आया। ये माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन इसी की तरफ आएगा, दिस इज F2 वेक्टर है, वेक्टर F2। इसका फोर्स जो होगा इस पॉइंट पर आगे को नहीं जाएगा, इसी की तरफ होगा। इसको देखिए, इस चार्ज की वजह से फोर्स जो होगा
वो ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये देखिए ये, दिस इज F3 लाइक दिस। तो यहां पर रिजल्टेंट फोर्स क्या आई, इन तीनों वेक्टर्स का, वेक्टर F1, F2 और F3, ये तीन वेक्टर्स का वेक्टर सम हम कर दें। वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं ये तो आप जानते हैं, क्लास 11th में पढ़ा आपने, ठीक है ना। तो आप क्या करना, वेक्टर F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लेना पहले, तो आ जाएगा वेक्टर F1 प्लस F2 लाइक दिस, आ गया। ये दोनों का काम हो गया है, F1 F2 का, इनका रिजल्टेंट ये आ गया है। अब हमारे पास ये है और ये है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ आएगा, तो ऐसे ये आएगा, तो F1 प्लस F2 प्लस F3, ये इनका रिजल्टेंट बन गया इस तरह से। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड आई होप अब आपने समझ लिया होगा इसको, ज्यादा कुछ है नहीं अभी, लेकिन इसके ऊपर जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स, स्क्वायर और एनी गिवन चार्जेस इन अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर हमें ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना होगा। वहां हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर देयर, समवॉट क्रिटिकल क्वेश्चंस आर देयर, उनको जब तक आप मास्टरी नहीं कर लेते तब तक आप इस चैप्टर की मास्टरी नहीं कर पाएंगे। और ये चैप्टर पूरा करते करते इसका होमवर्क आपका कम से कम 50 न्यूमेरिकल का हो जाना चाहिए। आपकी कॉपी में 50 न्यूमेरिकल इसके होने चाहिए। हम डिफिकल्ट न्यूमेरिकल लेकर आएंगे सुपरपोजिशन के ऊपर आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस में या लाइव क्लासेस में। ओके, so students, thank you so much. I hope you have enjoyed and we'll surely meet in the coming sessions and I'll keep guiding you in physics. Thank you.